नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद परफेक्ट। मैं कुलदीप सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी, केवी के साइकोलॉजी के सेक्शन को पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान के सेक्शन को पढ़ रहे हैं और काफ़ी अभी तक इंटरेस्टिंग क्लासेज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें जीन पियाजे को पढ़ा था और उससे पहले हमने वाइगोट्स्की को पढ़ा था। तो अब हम आपको जीन पियाजे और वाइगोट्स्की को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि किस तरह इन्होंने अपनी चीज़ों को रखा। हालांकि इस पर चर्चा पहले हो चुकी, लेकिन एक बार फिर इस चर्चा को हम लोग दोहरा लेते हैं। देखिए, पियाजे जो थे ये मुख्य रूप से किस प्रकार के रचनावादी हैं, तो आप जानते हैं ये संज्ञानात्मक रचनावादी हैं। ये जो हैं संज्ञानात्मक रचनावादी हैं और वाइगोट्स्की सामाजिक रचनावादी हैं। वाइगोट्स्की कैसे हैं? सामाजिक रचनावादी हैं। तो दोनों में अंतर साफ साफ है कि ये संज्ञान की बात करते हैं कि हम जानकारियों, बच्चों को जानकारी खोज करने दीजिए और वो अपने ज्ञान का निर्माण कर लेंगे। वहीं वाइगोट्स्की कहते हैं कि बच्चों को सामाजिक वातावरण दीजिए, उन्हें इंटरेक्ट एक दूसरे से कराइए और अपने ज्ञान का निर्माण वो कर लेंगे। इसके अलावा जीन पियाजे आनुवांशिकता पर बल देते हैं, है ना। इन्होंने आनुवांशिकता पर बल दिया है कि भाई बच्चा पहले से कुछ क्षमताओं के साथ पैदा होता है, उसके अंदर खोज करने की क्षमता जन्मजात होती है। और इन्होंने सामाजिकता पर बल दिया है, सामाजिकता पर बल दिया है। ये समाज की बात करते हैं, इन्होंने समाज को प्रधान माना है। इसके अलावा अगर हम देखें, अब ये यहां से सवाल पूछा भी गया, देखिए जो लोग पढ़ रहे हैं समझ लें। एक बार पूछा गया, जैसे आपसे पूछा जाए कि वाइगोट्स्की के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि वाइगोट्स्की ने आनुवांशिक या जैविक, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जैविक तत्वों पर बल नहीं दिया है। जैविक तत्वों पर किसने बल दिया है? पियाजे ने। तो जब पियाजे ने जैविक तत्वों पर बल दिया है तो ऑब्वियसली वाइगोट्स्की सामाजिक तत्वों पर बल देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें कि पियाजे की आलोचना क्या है, तो आप कह सकते हैं कि पियाजे ने सामाजिक तत्वों पर बल नहीं दिया है, पियाजे ने बल किस पर दिया है? जैविक तत्वों पर। तो दोनों का अंतर साफ साफ है कि जहां जीन पियाजे जैविक तत्वों को महत्व देते हैं, वहीं पर वाइगोट्स्की सामाजिक तत्वों को बल देते हैं। इसीलिए इनकी आलोचना में क्या कहेंगे कि पियाजे ने सामाजिक तत्वों पर बल नहीं दिया और वाइगोट्स्की ने जैविक तत्वों पर बल नहीं दिया। ठीक है। इसके अलावा अन्य आलोचना में क्या होगा कि ये चिंतन पर बल देते हैं, यानी चिंतन से भाषा, और ये बात चर्चा पहले हो चुकी है, और ये मानते हैं भाषा से चिंतन, है ना। तो जहां इन्होंने चिंतन से भाषा की बात कही, ये भाषा से चिंतन की बात करते हैं। बाकी ये दोनों मनोवैज्ञानिक जो हैं वो रचनावादी हैं और मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पहले से पता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी परीक्षा में कि जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना क्या है ना, और उसमें वाइगोट्स्की के साथ कंपेयर नहीं किया गया था, वाइगोट्स्की से कंपेयर ना करके ऐसे पूछा गया था जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना क्या है। अब अगर आपने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा होगा तो वहां एक चीज आप देखिएगा, पियाजे ने जो विकास की अवस्थाएं बताई हैं, उन सभी अवस्थाओं में, जैसे पहली उन्होंने बताई 0 से 2 वर्ष, दूसरी बताई 2 से 7 वर्ष, तीसरी बताई 7 से 11 और चौथी बताई 11 से परिपक्वता, मैच्योरिटी। ठीक है, यानी इन 4 अवस्थाओं के द्वारा बच्चे के संज्ञान का विकास होता है, ऐसा मानना था जीन पियाजे का। लेकिन जीन पियाजे, अगर इस सिद्धांत को हम देखें तो ये इनकी कमी भी है कि भाई इन्होंने हर बच्चे को इन स्टेज से गुजरने की बात कही थी कि भाई जब तक बच्चा 2 साल का होगा तब तक वो सिर्फ इंद्रियों के द्वारा चिंतन करेगा, और फिर 2 से 7, यानी इन्होंने चरणों को स्थिर बना दिया। इन्होंने क्या कर लिया? चरणों को स्थिर बना दिया कि भाई सभी चरण स्थिर हैं, किसी को बदला नहीं जा सकता, सारी अवस्थाएं बिल्कुल फिक्स हैं। हर बच्चा 2 से 7 साल तक जो है संज्ञानात्मक, जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पे रहता है और 7 वर्ष के बाद ही उसमें तर्क आता है। लेकिन अगर हम देखें
आजकल की दुनिया में तो 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे भी ऐसी बातें कह देते हैं, ऐसे तर्क दे देते हैं जो पियाजे के अनुसार 10 या 8 साल 9 साल का बच्चा देता है, और आजकल के बच्चे 4 या 5 साल में देने लगते हैं। तो इन्होंने सभी बच्चों के लिए एक जैसी अवस्थाओं को स्थिर मान लिया है कि ये सभी अवस्थाएं बिल्कुल स्थिर हैं, इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं बदला नहीं जा सकता, हर बच्चे को इन्हीं अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, जो इनकी प्रमुख आलोचना है। इसके अतिरिक्त पियाजे का सिद्धांत अपने आप में यूनिक सिद्धांत है, जिन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान की नींव रखी, एक बेहतर सिद्धांत इन्होंने दिया जो आप लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग पियाजे के एक सपोर्टर थे लॉरेंस कोहलबर्ग, तो अगली क्लास हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग की पढ़ेंगे, जहां पर पियाजे के सिद्धांत को और ज्यादा अच्छे तरीके से कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया। तो हमारी नेक्स्ट क्लास कोहलबर्ग की होगी, तो नेक्स्ट क्लास इसी में अभी मैं कंटिन्यू करता हूं कोहलबर्ग को। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ेंगे। कोहलबर्ग से एक सवाल परीक्षाओं में आता है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग की क्लास पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को कहते हैं कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो हम लोग पढ़ेंगे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। कई परीक्षाओं में यही सवाल पूछा गया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, या कई बार यह पूछा गया कोहलबर्ग के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, हम लोग नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोहलबर्ग ने जो ये विकास, जिस विकास की बात कही है, नैतिक विकास की बात कही है, नैतिकता किसे कहते हैं भाई, ये नैतिक क्या होता है, तो आप सीधा सीधा इसका आंसर बता देंगे कि नैतिक का मतलब है सही और गलत में फर्क, सही और गलत में फर्क, यानी सही और गलत में फर्क कर लेना ही नैतिकता होती है। छोटा बच्चा होता तो नैतिक शिक्षा की किताब उसे पढ़ाई जाती है, जिसमें सारी अच्छी बातें होती कि भाई चोरी नहीं करना, झूठ मत बोलना, बड़ों का सम्मान करना, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, ये सारी बातें उस किताब में होती, जिसको हम नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, कहते हैं। यानी नैतिक और कुछ नहीं होता, समाज के सही आचरणों को सीखना ही नैतिकता कहलाती है। यानी नैतिकता क्या है, समाज के उचित आचरणों का प्रयोग, यानी जो समाज के उचित आचरण हैं वही नैतिकता कहलाती है। कि जब हम समाज के अनुसार सब अच्छी चीज करते हैं, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, हिंसा नहीं करते, तो ये कहा जाता है कि भाई हमारे अंदर नैतिकता का विकास हो गया है। लेकिन कोहलबर्ग ने इस नैतिकता को परिभाषित किया कि भाई यहां लिखा है समाज में उचित आचरण, लेकिन कौन सा आचरण उचित होगा, किसे हम उचित कहेंगे, क्योंकि तमाम बार ऐसा होता कि एक काम एक जगह पर सही होता, दूसरी जगह पर वो मतलब एक जगह पर उचित होता, दूसरी जगह पर अनुचित हो जाता। जैसे कि हम आपसे कहें हत्या, कि आप कहीं किसी चौराहे पे जाकर किसी को शूट कर दें, बंदूक से गोली मार दें और आपने उसकी हत्या कर दी, हम आपसे पूछे भाई आपने सही किया कि गलत किया, तो सारा का सारा समाज कहेगा कि हत्या करना अनुचित है, गलत है ना। लेकिन अगर आप सेना में हैं और किसी दूसरे देश के व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो क्या कहा जाएगा, ये क्या है, ये उचित है। तो एक यही काम, एक ही हत्या, लेकिन समाज में की तो वो अनुचित हो गया, लेकिन सेना में जाके की तो वो उचित हो गया। आपके पड़ोस में कोई आतंकवादी रहता है, उस आतंकवादी ने आपके घर के आसपास बम लगा दिया और आपके हाथ में भी एक AK-47 है। अब आप अगर उसकी हत्या कर देते हैं तो ये गलत नहीं है, ये उचित काम होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देते तो अनुचित होगा। तो समाज में उचित और अनुचित का डिसीजन कौन लेता है, किस काम को उचित कहते हैं, किस काम को अनुचित कहते हैं, इससे शुरुआत होती है कोहलबर्ग के सिद्धांत की। यहीं से हम लोग कोहलबर्ग के सिद्धांत को शुरू करेंगे कि आखिरकार कैसे पता चलेगा कि सही और गलत क्या है, कौन डिसाइड करता सही गलत को। तो जो कोहलबर्ग थे ये यूएसए के एक शिक्षा शास्त्री थे, अमेरिका के एक शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने बच्चों में नैतिकता के संबंध में विकास का सिद्धांत दिया कि जो बच्चे होते हैं उनमें सही और गलत का फर्क कैसे पता चलता है। तो इस रिसर्च के पीछे जब रिसर्च ये किया कोहलबर्ग ने, तो उससे पहले इनको ये पता करना था कि आखिरकार सही गलत कैसे डिसीजन लिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी एक क्लास थी, इनका स्कूल था, उसमें इन्होंने बच्चों को दो हिस्सों में बांटा, एक ग्रुप ए है बच्चों का और एक ग्रुप बी है। यानी ये दो ग्रुप है बच्चों के, मान लेते 50 स्टूडेंट यहां पर हैं और 50 स्टूडेंट
यहां पर है। दोनों बैच में बच्चे हैं, सेम एज के बच्चे हैं, सब कुछ सेम है। अब कोहलबर्ग यहां क्या करते हैं, इन बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं, एक स्टोरी सुनाते हैं, और वो स्टोरी थी हेंज की। हेंज नाम का एक आदमी था, ये उसकी स्टोरी इनको सुनाते हैं, हेंज की। एक बार किसी परीक्षा या मॉडल पेपर में पूछा गया है कि कोहलबर्ग ने किस व्यक्ति की दुविधा की कहानी सुनाई थी, किसकी सुनाई थी, हेंज की। अब हेंज की कहानी ये दोनों बच्चों को सुनाते हैं। पहले इन्होंने ए वालों को सुनाया कि भाई एक हेंज नाम का लड़का था या व्यक्ति था जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी। रात का समय था, पत्नी की तबीयत अचानक इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो परेशान हो गया हेंज, और इतनी बारिश हो रही थी कि कोई डॉक्टर घर आने को तैयार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अब हेंज के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब हेंज परेशान होकर घर से बाहर निकलता, इधर उधर दौड़ता, उसे कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आता। तो एक मेडिकल स्टोर था, उसने उसके गेट को तोड़कर दवाइयों की चोरी की और लाकर अपनी पत्नी को वो दवाइयां दी। यानी हेंज ने मेडिकल स्टोर की खिड़की तोड़ी, अंदर घुस के उसने सामान को चुराया और लाकर अपनी पत्नी को दिया ताकि उसकी जान बच जाए। और फिर कोहलबर्ग ने पूछा अपने बच्चों से कि बच्चों बताइए क्या हेंज ने सही किया कि गलत किया। तो सारे के सारे बच्चे कहेंगे, आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं और आपसे हम पूछें कि हेंज की पत्नी की तबीयत इतनी खराब थी कि अगर रात में उसे दवाई ना मिलती तो उसकी मौत हो सकती थी, ऐसी स्थिति में हेंज ने मेडिकल स्टोर से चोरी की, तो हेंज ने सही किया कि गलत किया। तो आप कहेंगे हेंज ने सही किया, क्योंकि वहां पर जान बचाना ज्यादा जरूरी था। अब यही कहानी कोहलबर्ग ने सेकंड टाइप के बच्चों, जो दूसरे ग्रुप के बच्चों को थे, वहां सुनाई, लेकिन उसमें कुछ चीजें उन्होंने छुपा ली। उन्होंने कहा कि हेंज नाम का एक आदमी था जिसने मेडिकल स्टोर से ढेर सारी दवाइयां चुराई क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी। बताओ सही की गलत? तो सारे बच्चे बोले हेंज ने गलत किया, क्योंकि वहां पर हेंज को, उन बच्चों को यह नहीं बताया गया कि उनकी पत्नी की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और डॉक्टर आने को तैयार नहीं था, कि जो है इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी तबीयत कि अगर दवाइयां ना मिलती तो मर भी सकती थी। इसलिए बच्चों ने क्या कहा, हेंज का चोरी करना गलत था, और यहां बच्चे क्या करें, हेंज का चोरी करना सही था। और यहीं से कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया कि एक ही काम है लेकिन कुछ बच्चे उसे सही कह रहे हैं, कुछ बच्चे उसे गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चों ने सही इसलिए कहा हेंज के काम को क्योंकि इनको तर्क की जानकारी थी कि हेंज ने चोरी क्यों की। इन्हें जानकारी किसकी थी? इन्हें लॉजिक पता हो गया था, इन्हें तर्क पता हो गया था। और ये बच्चे गलत इसलिए कह रहे थे क्योंकि इनके पास इसे सही कहने का तर्क नहीं था, लॉजिक नहीं था कि भाई किस आधार पर कह दे कि हेंज ने सही किया। तो सीधा सीधा यहां से एक बात समझ में हमारी आ गई कि समाज में नैतिकता का मतलब वही चीज से होती है जिसके पीछे तर्क होता है। यानी समाज में जिस क्रिया के पीछे तर्क होता है हम उसे सही कह सकते हैं, और जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता वो हमेशा अनैतिक होती है। जैसे आपने किसी के घर में चोरी की और हम आपसे पूछे क्यों चोरी की, आपके पास तर्क नहीं होगा। क्या हमने चोरी की थी क्योंकि हमें ऐसा करना था, तो ये काम चोरी करना क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की और हमने आपसे पूछा कि भाई आपने पढ़ाई क्यों की, तो आप कह देंगे कि हमने पढ़ाई इसलिए की क्योंकि हमें पढ़कर अपने जीवन को सफल बनाना है, नौकरी पाना है, आर्थिक रूप से हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो चूंकि पढ़ाई के पीछे का तर्क आपने दे दिया, इसलिए पढ़ाई करना कैसी क्रिया हो गई, नैतिक हो गई। और चोरी का तर्क आप नहीं दे पाते हैं या चोरी का कोई तर्क नहीं होता, इसलिए चोरी करना कैसी चीज हो गई, अनैतिक हो गई। तो कहने का मतलब है कि नैतिकता और अनैतिकता का संबंध सीधा सीधा किससे होता है, तर्क से होता है, लॉजिक से होता है। जिस चीज के पीछे तर्क होता है वो चीज हमेशा सही मानी जाती, और जिस चीज के पीछे तर्क नहीं होता वो गलत होती है, वो सही नहीं होती है। लेकिन अब एक बच्चा जब पैदा होता है, मान लीजिए नवजात बच्चा है, छोटा बच्चा है, क्या इसके अंदर किसी प्रकार का तर्क होगा? ये बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, इसे तर्क नहीं पता होगा। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो इसे तर्क पता हो जाता है। तो कहने का मतलब है, जिस प्रकार जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है, तो कोहलबर्ग भी उसी बात को कह रहे हैं, उसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चों में शुरुआत में किसी प्रकार का तर्क नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनके अंदर क्या आता रहता है, तर्क आ जाता है। और जैसे तर्क उनके अंदर आता है वो नैतिक हो जाते हैं। तो नैतिकता का संबंध भी आयु से होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर नैतिकता का विकास होता है। जैसे कि पियाजे ने कहा था कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर
बुद्धि का विकास होता है। तो इसीलिए पियाजे का सपोर्टर माना जाता है कोहलबर्ग को। तो हम जो बात शुरुआत किए थे वहीं से आपको बताते हैं, उसके आगे हम सिद्धांत पढ़ेंगे। यहां पर कोहलबर्ग यूएसए के शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने नैतिकता के विकास का सिद्धांत दिया। और कोहलबर्ग का मुख्य जो सिद्धांत था वो इस बात को लेकर था कि बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे होता है, और बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे होता है इसे बताने से पहले कोहलबर्ग ने यह बताया कि नैतिकता क्या होती है। और नैतिकता को परिभाषित करने के लिए हेंज की कहानी का सहारा लिया। और हेंज की कहानी द्वारा उन्होंने बताया कि जिस चीज के पीछे तर्क होता है, जो लॉजिक होता है, वो चीज हमेशा कैसी होती है, सही होती है, तार्किक होती है। और जिसके पीछे लॉजिक नहीं होता वो चीज गलत होती, अतार्किक होती है। जैसे अगर आपके परिवार को चोरों ने घेर लिया, परिवार के सारे सदस्यों को कनपट्टी पे बंदूक लगा दी और आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वहां से भागे और या उन गुंडों को मार दें, और आप वहां गुंडों को मार देते तो ये गलत नहीं है, क्योंकि यहां तर्क है, हमने अपने परिवार को बचाने के लिए उसकी हत्या की। लेकिन वहीं पर आप राह चलते किसी को मार दें तो वो तर्क नहीं कि आपने क्यों मारा, क्योंकि वहां पर तर्क नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नैतिकता का मतलब तर्क से होता है। अब क्वेश्चन हमारा ये है, यहां से सिद्धांत शुरू होता है, ये तर्क बच्चे में आता कैसे है, ये तर्क बच्चे में आता कैसे है? क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ है तब वो तार्किक नहीं है। तो जब बच्चे के सामने कोई काम आया, मान लीजिए बच्चे के सामने कहीं उसने पर्स में पैसे पड़े रखे देखे, ढेर सारे पैसे वहां रखे थे, तो अब वो सोच रहा है इन पैसे को लूं या ना लूं। तो इस दुविधा को नैतिक दुविधा कहते हैं। ये क्या हो गई? मॉरल डिलेमा हो गया, नैतिक दुविधा, कि भाई इस पैसे को लूं या ना लूं, ये पैसा मैं उठाऊं या ना उठाऊं। तमाम बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है कि हमारे सामने काम का ऑप्शन होता है कि हम ऐसा करें ना करें। जैसे अभी एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपके घर के सारे सदस्यों को गुंडों ने घेर लिया, वो उनकी हत्या करना चाहते हैं। अब आप सोचते हैं कि मैं पुलिस को फोन करूं या हमारे हाथ में बंदूक है, मैं इनको शूट कर दूं। तो यह स्थिति क्या कहलाती है? नैतिक दुविधा कहलाती है। ठीक, फिर आपने इसमें से एक चीज चुन लेते हैं कि भाई हमें इन्हें शूट करना चाहिए, क्योंकि शूट करके ही हम बचा सकते हैं अपने परिवार को। तो जब हम उसमें से सही चीज को चुन लेते हैं, तार्किक चीज को चुन लेते हैं, तो उसे कहते हैं नैतिक तर्कणा। तो नैतिक दुविधा क्या है? सही और गलत में फर्क ना कर पाना क्या कहलाती है? नैतिक दुविधा। और उसमें से तर्क को चुन लेना, लॉजिक को चुन लेना क्या कहलाता है? नैतिक तर्कणा। लेकिन उसके बीच जो हम चिंतन करते हैं, जो हम विचार करते हैं, वो कहलाती है नैतिक कार्रवाई। वो क्या कहलाती है? नैतिक कार्रवाई। यानी कि ये नैतिक कार्रवाई, हमारा विचार, हमारी सोच, हमारा चिंतन हमें नैतिक दुविधा से नैतिक तर्कणा की तरफ ले जाते हैं। तो नैतिक दुविधा हमारी क्या है कि हम क्या करें। जैसे कि हम पेपर देने बैठे और पेपर देते समय हमारे बगल में कोई व्यक्ति है, उसके पास चीटिंग की स्लिप है, नकल की पूरी एक कॉपी रखी है, और वो हमसे कहता है कि लो नकल कर लो। तो अब आप सोचते हो या इसका पेज मैं लूं या ना लूं, नकल करूं ना करूं। तो ये क्या है? नैतिक दुविधा है कि आप सोचते हो करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। फिर आप क्या करते हो कि आप कहते हो मैं चीटिंग नहीं करूंगा, फेल हो जाऊंगा, लेकिन क्योंकि अगर पकड़ लिया गया तो शायद मुझे जो है हमेशा के लिए परीक्षा से आउट कर दिया जाएगा। तो आपने चीटिंग नहीं की, ये क्या है? नैतिक तर्कणा है। लेकिन ये विचार आपका जो है कि मैं अगर पकड़ लिया गया तो मैं परीक्षा से आउट कर दिया जाऊंगा, ये चिंतन करना क्या कहलाता? नैतिक कार्रवाई। तो ये तीन शब्द हैं इसके कोहलबर्ग के शब्द में, नैतिक दुविधा, नैतिक कार्रवाई और नैतिक तर्कणा। तो नैतिक दुविधा से हम नैतिक तर्कणा पर कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है, साल भर का होता है, 1.5 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो किस स्थिति में होता है? नैतिक दुविधा में। कौन कौन सी कार्रवाई होती है उसकी ताकि वो नैतिक तर्कणा की तरफ पहुंच जाए? फिर समझिए, बच्चा जब 1 साल, 2 साल, 6 महीने का है तो किस स्थिति में है? नैतिक दुविधा में। उसे पहुंचना कहां है? नैतिक तर्कणा तक। तो कौन कौन सी कार्रवाई करता है, क्या क्या वो क्रिया करता है, कौन कौन सी स्टेज से गुजरता है, इसे कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाओं में बताया है। और अपनी 3 अवस्थाओं के उन्होंने 6 सोपान बताए हैं। तो चर्चा करते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत की। यहां से हम लोग इस प्रकार कोहलबर्ग के विकास की अवस्थाएं हैं, जो पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर के नाम से जानी जाती हैं। पहली कौन सी होगी? पूर्व परंपरागत। दूसरी कौन सी होगी? परंपरागत। और तीसरी होगी उत्तर परंपरागत। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जो बातें हमने अभी तक बताई वो आपकी समझ में आ गई होगी। बोर्ड पे क्या लिखा है इससे आप मत समझिए, मैं जो एक एक करके आपको समझाऊंगा उस पर आप समझिए कि बच्चा अगर हमें जाना कहां, फिर मैं लिख दूं हमारे सामने बच्चे के सामने क्या है? नैतिक दुविधा, क्योंकि बच्चा छोटा है। नैतिक दुविधा, उसे पहुंचना कहां है?
उसे पहुंचना है तर्कणा पे, लॉजिक पर। और इसके बीच कार्यवाही जो होती है, उन कार्यवाही को इसने 3 भागों में बांटा है कि नैतिक कार्यवाही कौन कौन सी। बच्चा सबसे छोटा है तो किस स्टेज पर होगा, तो कोहलबर्ग कहते हैं वो होगा पूर्व परंपरागत स्तर पर, प्री कन्वेंशनल स्टेज पर। अब बच्चा हमारा सबसे छोटा है, हमारा बच्चा साल भर का, 1.5 साल का है, और उसे हमें अच्छी बातें सिखानी है। तो कैसे सिखाएंगे, छोड़िए कोहलबर्ग को, अपने घर परिवार में देखिए कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें हम सही और गलत कैसे सिखाते हैं। तो आप कहेंगे उन्हें सही गलत सिखाते हैं हम डांट कर, दंड के द्वारा। तो यहां पर क्या लिखा है, दंड और आज्ञा पालन। यानी सबसे पहला तरीका बच्चों में नैतिकता को विकसित करने का क्या है, तो कोहलबर्ग कहते हैं वो तरीका है दंड और आज्ञा पालन। बच्चा छोटा होता तो हम लोग कहते हैं चोरी करोगे तो पिटाई लगेगी, झूठ बोलोगे पिटाई लगेगी, सुबह उठकर अगर ब्रश नहीं करोगे तो मारे जाओगे। तो यानी हम उसे डांटते हैं, उसे दंड देते हैं, दंड का भय दिखाते हैं कि तुम्हें पिटाई लगेगी, और वो दंड के भय से वो क्या कर देता है, नैतिक तर्कणा, यानी हालांकि उसके अंदर कोई तर्क नहीं है लेकिन फिर भी वो सही काम करने लगता है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहला तरीका क्या होता है, दंड और आज्ञा पालन। बच्चा छोटा है तो उसे डराकर, उसको बात मनवाकर हम सही तरीके से लाते हैं। और थोड़ा और बड़ा हो गया तो क्या लिखा है, यहां पर लिखा है व्यक्तिकता और विनिमय। यह सवाल खूब पूछा गया है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, व्यक्तिकता और विनिमय। व्यक्तिकता और विनिमय का मतलब हम बच्चे के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे, बच्चा पलट कर हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर हमने बच्चे को सुबह गुड मॉर्निंग बोला तो बच्चा भी गुड मॉर्निंग बोलेगा। अगर हमने सुबह उठकर उसे झूठ बोला, उसके सामने सिगरेट पी, उसके सामने शराब पी, तो बच्चा भी वो काम करेगा। हमने बच्चे के सामने चोरी की तो बच्चा भी चोरी करेगा। तो जैसा हम बच्चे के सामने करते हैं, बच्चा उसी चीज को दोहराता है। इसे दूसरा नाम यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता भी कहते हैं, कि बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती, वो यंत्र की तरह काम करता है। जिस प्रकार उसको मूव कर दिया जाता, जिस प्रकार उसको मोड़ दिया जाता, वो उसी प्रकार मुड़ जाता है। एक मिनट रुकना नहीं, रुक। ठीक है, तो ये पहली स्टेज थी, या पहला स्तर क्या है, पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल स्टेज। यहां पर 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज कि यहां पर नैतिकता नहीं होती, नैतिकता नहीं होती। ये दोनों तरीके कैसे हैं, अगर हम बच्चे को डरा रहे हैं, बच्चे से बात मनवा रहे हैं, या बच्चे के सामने कोई क्रिया कर रहे हैं, बच्चा उसको दोहरा रहा है, या उसको हम यंत्रवत तैयार कर रहे हैं कि नहीं सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोल रहा, बच्चा सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोल रहा है, शाम को गुड नाइट बोल रहा है, यंत्र की तरह काम कर रहा है, उसे नहीं पता क्यों हम बोल रहे हैं। तो ये सारी तरीके क्या हैं, ये बाह्य तरीके होते हैं। तो यहां पर जो नैतिकता पहले स्तर पर आती है वो किस कारणों से आती है, वो बाह्य कारणों से आती है, एक्सटर्नल फैक्टर से आती है। यानी नैतिकता को विकसित करने की ये बाह्य कारक होते हैं, दंड और आज्ञा पालन, व्यक्तिकता और विनिमय। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि अगर बच्चा छोटा है और उसे हमें नैतिकता सिखानी है, उसे हमें सही और गलत का बताना है कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है, तो पहला तरीका हम उसको डराएंगे, उससे बात मनवाएंगे, और दूसरा तरीका है उसके सामने उसी तरीके के काम करेंगे। क्योंकि बच्चे में नैतिकता नहीं होती, फिर भी हमें उसे नैतिक बनाना होता है, इसलिए नैतिकता का बाह्य प्रदर्शन करना होता है। हम उसके सामने उसी तरीके की चीजें प्रस्तुत कर दें ताकि बच्चा उसे दोहराए। तो यह है पहली स्टेज। अब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, वही बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, अब वो मान लेते हैं 4 साल 5 साल का हो गया, तो अब वो डरेगा नहीं। 4 साल के बच्चे से, 5 साल के बच्चे से आपने कहा कि ब्रश करो नहीं तो पिटाई लगेगी, वो जानता है पिटाई कहीं नहीं लगेगी, रोज रोज कहते हैं केवल पिटाई नहीं लगेगी, वो काम नहीं करेगा। तो कोहलबर्ग कहेंगे यहां हमारा तरीका बदल जाएगा। यहां तरीका क्या हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता। यानी अब हम बच्चे के सामने अच्छे और बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि अच्छे बच्चे सुबह ब्रश करते हैं, अच्छे बच्चे दूसरे की बात मानते हैं, अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं, और बच्चे को लगता है कि हम अच्छे बन जाएं ताकि हम समाज में एडजस्ट हो सकें। यहां बच्चा सामाजिक पहचान बनाना चाहता है, यहां बच्चा समाज से जुड़ना चाहता है, और समाज की चीजों को ही परंपरागत कहते हैं। यानी बच्चा परंपराओं से जुड़ना चाहता है कि जैसे सभी लोग करते हैं क्यों ना हम भी उसी प्रकार का काम करें, इसके लिए उसे अच्छा बनना पड़ता है। तो यहां पर कोहलबर्ग कहते हैं कि अगर बच्चों के अंदर हमें नैतिकता विकसित करनी है तो हमें बच्चे को अच्छा और बुरा के साथ जोड़ना होगा। जब आप इसके प्रश्न करेंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा। यहां पर बच्चे अच्छे और बुरे के साथ जुड़कर कि भाई अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते, अगर बच्चे से कहो कि भाई आप क्यों ब्रश कर रहे हो सुबह सुबह, तो बच्चा कहेगा अच्छे बच्चे ब्रश करते हैं।
और वहीं 2 साल के बच्चे से कहो, 3 साल के बच्चे से कहो कि क्यों ब्रश करो, तो कहेगा मम्मी कहती ब्रश करना चाहिए। ऐसे आप घर परिवार में देख सकते हैं कि यहां पर बच्चा मम्मी के कहने से ब्रश कर रहा है और यहां वो सोच रहा है कि हम अच्छे हैं, हम ब्रश कर रहे हैं, बुरे बच्चे ब्रश नहीं करते। ठीक है, थोड़ा बच्चा और बड़ा हो गया तो चौथे सोपान पर हम आ जाते हैं। चौथा सोपान है कानून और व्यवस्था। कानून शब्द का मतलब सिर्फ पुलिस के कानून से मत लीजिए, घर परिवार की एक कानून होता है, स्कूल का एक कानून होता है, मतलब हर एक समाज का अपना कानून होता है। और अगर बच्चा उसको नहीं मानेगा तो क्या होगा, हम उसे बाहर कर देंगे। मान लीजिए क्लास चल रही है और क्लास चलते समय कोई बच्चा शोर करने लगा, कोई बच्चा चिल्लाने लगा, तो टीचर तुरंत कह देते तुम क्लास से बाहर जाओ, तुम क्लास से बाहर जाओ। अब बच्चा चाहता है कि व्यवस्था बनी रहे, तो इसलिए हम इस क्लास में एडजस्ट रहें, इसलिए वो क्लास के कानून और व्यवस्था की बात करता है। तो सामाजिक कानून की बात परंपरागत स्तर पर होती है, यानी यहां पर बच्चा कानून और व्यवस्था के अनुसार काम करने की कोशिश करता है और उसके अंदर नैतिकता आती है। इसका दूसरा नाम है सामाजिक एकजुटता, यानी बच्चा समाज से जुड़ने के लिए बड़ा उत्प्रेरित रहता है। वो चाहता है कि हम दूसरे बच्चे के साथ जुड़ें, हम दूसरे बच्चों के साथ खेलें, हमारी समाज में पहचान हो, क्योंकि वो अपने अधिकारों को बनाए रखना चाहता है कि जो अधिकार हमें समाज ने दिए। तीसरा नाम अधिकार संरक्षण, यानी जो समाज ने हमें अधिकार दिए हैं उन्हें वो बनाए रखना चाहता है, उन्हें वो सुरक्षित करना चाहता है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो मम्मी हमें घर से निकाल देंगी, मम्मी हमें खाना नहीं देंगी, अगर हम चोरी करेंगे तो हमारा मोबाइल हमसे ले लिया जाएगा, हमें अच्छे कपड़े नहीं दिलाए जाएंगे, क्योंकि अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते। तो अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए वो क्या करता है, उसके अंदर तर्क आ जाता है। और ये तर्क कैसा होता है, यहां पर तर्क कैसा बाह्य है, लेकिन यहां पर तर्क कैसा होता है, सामाजिक होता है। यानी यहां पर सामाजिक कारणों से बच्चे के अंदर नैतिकता आती है। इन दो स्तर को फिर समझिए। पूर्व परंपरागत स्तर वो स्तर है जहां किसी प्रकार की नैतिकता बच्चे में नहीं होती, लेकिन हमें बाह्य कारणों से बच्चे में नैतिकता लानी पड़ती है। 2 तरीके हैं, दंड और आज्ञा पालन और वैयक्तिकता और विनिमय। इन 2 कारणों से हम बच्चे के अंदर नैतिकता विकसित करने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्तर परंपरागत स्तर। परंपरा का मतलब जो समाज में पहले से चला आ रहा है, बच्चा उसके साथ जुड़ना चाहता है। और अगर हम समाज से जुड़ना चाहते हैं तो समाज में जिस चीज को अच्छा कहा जाता है उसे हमें मानना पड़ेगा, जिस चीज को बुरा कहा जाता है उसे बुरा मानना पड़ेगा। तो अच्छा और बुरा के साथ जुड़कर हम बच्चे को कह सकते हैं कि यहां से नैतिकता बच्चे के अंदर विकसित होने लगती है। और वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ तो सामाजिक कानून और सामाजिक व्यवस्था के द्वारा हम बच्चे को बताने लगते हैं कि सही और गलत क्या है। तो यहां पर नैतिकता क्या होती है, यहां बिल्कुल एब्सेंट होती है, नहीं होती। और यहां पर नैतिकता सामाजिक कारणों से आती है। अब तीसरा स्तर जो है, यहां पर नैतिकता बच्चे के अंदर आ चुकी है, क्योंकि यहां पर बच्चा समाज से जुड़ जाता है। और जब समाज से जुड़ गया तो सही और गलत उसे पता चल गया, लॉजिक पता चल गया। तो यहां पर नैतिकता बच्चे के अंदर कैसी होती, आंतरिक होती है। आंतरिक होती, यहां कैसी थी, बाह्य थी, यहां सामाजिक थी। और यहां नैतिकता का रूप कैसा हो जाता है, आंतरिक हो जाता है। यानी अब उसे किसी प्रेशर की, अब उसे हो गया वो नैतिक। और जब वो नैतिक हो गया तो दूसरे के बारे में सोचने लगा, अपने साथ वो दूसरों के बारे में सोचने लगा कि अगर हम चोरी करेंगे तो हम तो इस पैसे से पार्टी कर लेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति की पर्स गिर गई है वो बेचारा बड़ा परेशान होगा। तो दूसरों के बारे में सोचना उत्तर परंपरागत स्तर की विशेषता है, जहां बच्चा अपने साथ दूसरों के बारे में सोचता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हो सकता है पापा जब हमारे निकले तो कोई कहे देखो चोर का पापा जा रहा है, इसका बेटा झूठ बोलता है। तो दूसरों के बारे में सोचना क्या कहलाता है, सामाजिक अनुबंधन कहलाता है। यानी अब समाज के साथ उसका अनुबंध हो गया कि उसके किसी भी गलत कदम से उसके परिवार पर, उसके दोस्त पर, उसके पेरेंट्स पर, उसके समाज पर प्रभाव पड़ जाएगा। यानी वो दूसरों के बारे में सोचने लगा है। और सार्वभौमिक नैतिकता का मतलब अब वो सिर्फ मनुष्यों से नहीं, उसकी जीव जंतु हर चीज के साथ वो नैतिक हो चुका है। यानी उसको पता है कि हिंसा नहीं करनी, उसे पता चोरी नहीं करनी, और वो उसको हर क्रिया में उसकी नैतिकता दिखती है। जैसे महान लोग गांधी जी टाइप के लोग हैं, तो उनमें कौन सी नैतिकता थी, सार्वभौमिक नैतिकता थी। इस प्रकार बच्चों में नैतिकता का विकास किया जाता है। एक बार फिर समझिए, बच्चा सबसे छोटा होता है तो किस स्तर पर होता है, पूर्व परंपरागत स्तर पर, जहां दंड आज्ञा पालन व्यक्तिगता विनिमय के द्वारा हम नैतिकता विकसित करते हैं। वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे हम अच्छे और बुरे के द्वारा नैतिकता विकसित करते हैं, कानून और व्यवस्था के द्वारा नैतिकता विकसित करते हैं। बच्चा अगर समझदार हो गया, जब बच्चे में तर्क आ गया, और तर्क कब आता है तो पियाजे ने बताया 7 वर्ष के बाद। बच्चा जो ही 7 वर्ष क्लास करता है तो उसके अंदर तर्क आ जाता है, और जब तर्क आ जाता है तो वो दूसरों के बारे में सोचने लगता है, जीव जंतुओं के बारे में सोचने लगता है, उसकी हर क्रिया में नैतिकता आ जाती है। यानी वो नैतिक दुविधा से सीधा सीधा पहुंच जाता है नैतिक तर्कणा पर, और उसके बीच इन 3 कार्रवाइयों से वो गुजरता है। ये था कोहलबर्ग का नैतिकता का विकास का सिद्धांत।
तो बच्चों में नैतिकता इस प्रकार विकसित होती है। इसके साथ कोहलबर्ग ने इसमें एक चीज और जोड़ी कि जब कोई नैतिकता प्रदर्शित करता है तो यहां से हम यह भी जान सकते हैं वो किस लेवल की नैतिकता है। जैसे कोरोना काल चल रहा है और एक बच्चे ने मास्क लगाया, मास्क लगाकर वो मार्केट गया और आप उसे मार्केट में मिल गए और पूछे ये मास्क आपने क्यों लगाया है, तो उसने कहा भाई मास्क नहीं लगाएंगे तो मम्मी मारेंगी। तो अभी वो कौन से स्तर पर है? पूर्व परंपरागत स्तर पर है। उसने कहा मास्क हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि सभी मास्क लगाए हैं, तो किस स्तर पर है? वो जो है व्यक्तिगता और विनिमय के सोपान पर है, वो पूर्व परंपरागत स्तर पर है। उसने कहा अच्छे लोग मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं, तो किस स्तर पर है? परंपरागत स्तर पर। उसने कहा मास्क नहीं लगाएंगे तो हमारा चालान हो जाएगा, तो किस स्तर पर है? परंपरागत स्तर पर। लेकिन उसने कहा हम मास्क नहीं लगाएंगे तो हो सकता है मेरे अंदर के जो वायरस है वो किसी दूसरे को इफेक्ट कर दे, कोई दूसरा बीमार हो सकता है और हम बीमार हो गए तो मेरे मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, मेरे परिवार वाले परेशान होंगे, तमाम इलाज में पैसा लगेगा। तो किस स्तर पर है वो? उत्तर परंपरागत स्तर पर। या उसने सोचा कि मास्क लगाना एक सामाजिक जिम्मेदारी है, एक अवेयरनेस है, सरकार इसके लिए बहुत प्रचार के लिए पैसा खर्च कर रही है, हम सभी को मास्क लगाना चाहिए, तब भी वो किस स्तर पर है? पूर्व परंपरागत स्तर पर। इस तरीके से बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें नैतिकता का विकास होता है। ये कोहलबर्ग का सिद्धांत था जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से कोहलबर्ग ने कहा कि बच्चों में नैतिकता का विकास होता है। जब इसके आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां बेहतर पता चलेगा। जब क्वेश्चन की सीरीज होगी तो मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन करते समय आपको पता चलेगा कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के क्वेश्चन हम किस प्रकार करते हैं। यहां पर एक चीज और बता दूं, कभी कभी परीक्षाओं में एक शब्द काफी लिखकर आया है, एक शब्द लिखकर आया है कभी कभी एग्जाम्स में, पश्च परंपरागत स्तर। पश्च परंपरागत स्तर कि भाई ये क्या होता है? तो पश्च का मतलब होता है पीछे, यानी जहां पर किसी प्रकार की नैतिकता ना हो। तो ऐसा कोई स्तर यहां पर है नहीं, क्योंकि यहां पर भी नैतिकता बाहरी कारणों से आ रही है, यहां नैतिकता सामाजिक कारणों से आ रही है, यहां नैतिकता आंतरिक कारणों से आ रही है। लेकिन जहां पर बिल्कुल किसी प्रकार की नैतिकता नहीं होती, हम कहें कि रामू नाम का एक व्यक्ति था जिसने आज जो है किसी घर में चोरी की, वो किस स्तर की नैतिकता? तो भैया वहां नैतिकता है ही नहीं, तो वो स्तर कौन सा होगा? पश्च परंपरागत स्तर। जहां किसी प्रकार की नैतिकता नहीं होती वो पश्च परंपरागत स्तर है। ठीक, ये बात हो गई। एक सवाल और बनता है कभी कभार कि भाई कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्या है? तो ठीक है, हम ये भी यहां पढ़ लेते हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्या है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना ये है कि जब कोहलबर्ग ने रिसर्च किया था तो इन्होंने महिलाओं को नहीं लिया, यानी रिसर्च करते समय जब इन्होंने सैंपलिंग की तो फीमेल को नहीं लिया, केवल पुरुषों को लिया, केवल आदमियों से रिसर्च कर लिया। तो लोग कहते हैं कि अगर महिलाओं को कोहलबर्ग अपने रिसर्च में शामिल करते तो इसकी सीरीज में कुछ परिवर्तन हो जाता, ये बदल जाता। जो खाका हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है ये बदल जाता। क्यों बदल जाता? क्योंकि एक गुण होता है देखभाल करना, देखभाल, टेक केयर। जैसे छोटा बच्चा है, उसकी मम्मी बीमार हुई तो मम्मी के लिए पानी लेकर आता है, उनका सर दबाता है। अब अगर उस चीज को आप कहां रखेंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें रख सकते हैं कि हम कहें बच्चा मम्मी को पानी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो डरता है पानी नहीं देंगे तो मम्मी मारेंगी, तो बिल्कुल गलत है। आप वो पानी इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने लोगों को ऐसा करते देखा है, तो ये भी बात गलत है। वो अच्छा बनना चाहता, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर एक मम्मी के प्रति जो प्रेम है, पापा के प्रति जो प्रेम है, जो एक देखभाल करने का गुण है, वो प्रेरित करता है कि बच्चा मम्मी पापा को पानी दे। तो इसमें कहीं वो चीज नहीं आती है, और अगर आती भी है तो हम कह सकते हैं वो सामाजिक अनुबंध में आ रही है। और एक छोटे बच्चे के अंदर सामाजिक अनुबंध कैसे हो गया कि मम्मी के बारे में सोचना? उसको तो यहां पर होना चाहिए था। इसलिए महिलाओं को ना रखने की वजह से कोहलबर्ग की आलोचना होती है कि इन्होंने महिलाओं को न रखकर एक पक्षपाती सिद्धांत दिया है। अगर महिलाएं को रखते तो शायद इस जो सीक्वेंस है इसमें कुछ बदलाव आता। तो ये कोहलबर्ग का सिद्धांत था जो आपकी समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। अपने डाउट और वगैरह मैंने जैसे बताया कोचिंग के नंबर पर आप भेज सकते हैं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा या मैं आपको लिखकर उसका आंसर दे दूंगा। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे जीरोम ब्रूनर को, तो कोहलबर्ग की क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू, नमस्कार।